हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन पेपर 2021 का, उसकी सीडीपी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं सीडीपी की तो उसमें आपको कोई चाइल्ड पेडागोजी यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में कैसे टीच करना, आपको क्या स्ट्रैटेजी रहती है, उन सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं पीएसटेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पेडागोजी सेक्शन। इसमें वीडियो में हम पेडागोजी का सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं और आने वाली वीडियोस में हम बाकी के सेक्शंस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ कंसेप्ट रिप्रेजेंट्स, एक जो कंसेप्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। क्लासेस ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है, क्लासेस ऑफ रिस्पॉन्स हैविंग अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, अनकॉमन, कॉमन। तो इसमें जब हम बात करते हैं कंसेप्ट जो होता है, कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपके किसी भी टॉपिक को लेकर जो उसकी नॉलेज है, तो मतलब बेसिकली जो भी इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ते हैं क्लासेस ऑफ स्टिमुली में। क्लासेस ऑफ रिस्पॉन्सेस के नहीं, क्लासेस ऑफ स्टिमुली का रिस्पॉन्स देखते हैं हम यहाँ पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है सिफेलोकोडल ग्रोथ मीन्स। सिफेलोकोडल जैसे कि बेसिकली आप सबको पता है कि सिफेलोकोडल क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है, नो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ इज फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो डेवलपमेंट होती है यहाँ हेड टू टो होती है, तो फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ग्रोथ इज फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द टाइप इज अ मेटाकोग्निटिव नॉलेज। मेटाकोग्निटिव नॉलेज क्या होता है कि बच्चे को अपने बारे में, खुद के बारे में उसको कितना जो कोग्निशन लेवल है उसका वो कितना अच्छा है। तो यहाँ किसकी बात नहीं की जाती है, प्रोसीजरल नॉलेज की, इवैल्यूएटिव नॉलेज की, कंडीशनल नॉलेज की, डेक्लरेटिव नॉलेज की। अब बेसिकली देखिए यहाँ पे इवैल्यूएटिव नॉलेज की बात नहीं की जाती है मेटाकॉग्निशन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा दैट विल बी बी पार्ट, इवैल्यूएटिव नॉलेज। 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि सबसे पहले जो है प्रिपरेशन ही आता है इसमें। तो प्रिपरेशन जो है सब में दे रखा है, तो वी कैन नॉट एलिमिनेट एनी ऑफ द ऑप्शन। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आता है इंट्यूशन। तो लास्ट में सब में देखिए वेरिफिकेशन है। अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो बेसिकली आपको यही देखना पड़ेगा कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन किसका राइट है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की, तो सबसे पहले जो है हमारे पास प्रिपरेशन होती है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास इंट्यूशन होता है, देन इल्यूमिनेशन होता है, देन वेरिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जेंट थिंकिंग इज सिनोनमस विद कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो उसमें बच्चे की क्रिएटिविटी आती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि बच्चा जो मतलब स्पेसिफिक आंसर नहीं होता किसी चीज़ का, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है जो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्रिएटिविटी की कहीं बात नहीं की जाती, ना ही प्रोडक्टिव थिंकिंग होती है, ना ही इंटेलिजेंस होती है। ये सारे ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के हैं, डाइवर्जेंट की, ना कि कन्वर्जेंट की। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। रिप्रोडक्टिव थिंकिंग यानी कि जिसमें हम रिकॉल करते हैं चीज़ों को, रिप्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, कि कोई भी चीज़ आपने याद कर ली है तो हमने इसको क्रैम कर लिया, लाइक कोई फॉर्मूला है तो हमने इसको क्रैम कर लिया, देयर इज नो डाइवर्जेंट थिंकिंग इन दैट। सो रिप्रोडक्शन जो होगा या रिकॉल जो होगा वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज एन इंडिविजुअल हु हैज़ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो तो इसमें क्या हो सकता है, एन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर इन वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, डिफिकल्टी इन लर्निंग, प्रॉब्लम्स नॉट ड्यू टू विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो येस, लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस में दिक्कत हो सकती है, लर्निंग में डिफिकल्टी हो सकती है, और विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट की कोई बात नहीं होती इसमें, ये सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिकॉज यहाँ सबकी बात की गई है, ऑल ऑफ द अबव। For individual to be motivated to satisfy self-actualization needs, deficiency needs to be satisfied first. Who stated this? तो ये किसने स्टेटमेंट दी थी? ये स्टेटमेंट दी थी हमारी मैस्लो ने।
तो करेक्ट आंसर इज मैस्लो ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइगोस्की थ्योरी है। अगर आप लोगों ने CDP की तैयारी करी है अच्छे से तो पियाजे है, वाइगोस्की थ्योरी है, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, मैस्लो की थ्योरी है, ब्रूनर की थ्योरी है, ये सब थ्योरीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। तो हमें पता है कि वाइगोस्की जो है, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं SC और L, यानी कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं वाइगोस्की। तो इन 3 चीज़ों की बात की जाती है। उसमें स्कैफोल्डिंग नाम की टर्म होती है और एक ZPD होता है। तो जब हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की, स्कैफोल्डिंग होता है कि कोई एक मोर नॉलेजेबल अदर आपको पर्सन दे दिया जाए बच्चे को, कि जो काम वो खुद से नहीं कर पा रहा है, अगर हम उसकी थोड़ी सी भी हेल्प कर देते हैं उसी के जोन में, उसको एक टेम्परेरी हेल्प देना ही स्कैफोल्डिंग कहलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A एंड B तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हेल्प टीचर्स बोला हुआ है। तो इसमें ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है कि हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स दे वुड हैव लर्न ऑन देयर ओन। जो बच्चा खुद से सीख जाए उसमें बच्चे की हेल्प करना नहीं, ये स्कैफोल्डिंग नहीं होता। स्कैफोल्डिंग होता है जो बच्चा अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो अगर उसका फादर या उसकी मदर पीछे से उसको सपोर्ट दे रहे हैं, थोड़ी सी उसको मोटिवेट कर रहे हैं, जिसको क्योंकि उनके पेरेंट्स को साइकिल चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो जो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है वो अगर बच्चे की हेल्प कर रहा है, टेम्परेरी हेल्प, थोड़े टाइम तक फादर या मदर उनके साथ चलेगा, आगे जाके बच्चे को छोड़ देगा, जिस तरीके से वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो जब आप टेम्परेरी हेल्प देते हो बच्चे को तो वो स्कैफोल्डिंग होती है। जो काम वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसको एक अदर पर्सन दे दो, एक गाइडेंस दे दो, लाइक सपोज अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, PSET की आप तैयारी कर रहे हो, CDP की कोई थ्योरी आपको नहीं आती है, तो अगर आप YouTube की हेल्प ले लेते हो या किसी गूगल की हेल्प ले लेते हो तो वो स्कैफोल्डिंग है, ठीक है, जिसमें आप एक टेम्परेरी हेल्प आपको मिल जाती है और आप और अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का C आंसर विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, सॉरी C नहीं D, हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज दे वुड नॉट हैव लर्न ऑन देयर ओन। जो बच्चा खुद से नहीं सीख सकता है उसमें अब अगर हम टेम्परेरी हेल्प दे दे बच्चे को तो वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। इसी को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, जो कि वाइगोस्की ने थ्योरी में बोला था अपनी। गार्डनर की जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, आपको पता है कि गार्डनर की जो थ्योरी है उसमें हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की गई है। 8 इंटेलिजेंस है इसमें, लिंग्विस्टिक आ जाता है, उसमें काइनेस्टिकल आ जाता है, म्यूजिकल आ सकता है, इंटरपर्सनल आता है, इंट्रापर्सनल आता है, नेचुरलिस्टिक आता है। तो जितनी भी इंटेलिजेंस थ्योरीज हैं, मल्टीपल थ्योरीज हैं इसमें, इंटेलिजेंस की बात की गई है उसमें वन ऑफ द इंटेलिजेंस इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो जिसमें इंटरपर्सनल आता है, इंट्रापर्सनल होता है मतलब खुद के बारे में सोचना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। इंटरपर्सनल आता है कि व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू द अदर पीपल, कि जब आप दूसरों की नीड्स के बारे में सोचते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल। तो ऑप्शंस पे एक बार देख लेते हैं। एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, नो। एबिलिटी टू कंट्रोल वंस ऑन बॉडी मूवमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया, जब हम खुद की ही बात करते हैं तो दैट विल बी इंट्रापर्सनल, नॉट इंटर, दैट विल बी इंट्रापर्सनल। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू मोटिवेशन एंड डिजायर्स ऑफ अदर पीपल, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। जब हम दूसरे लोगों की बात करते हैं दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 10 इज जेंडर बायस। जेंडर बायस हम सबको पता है कि जब हम मेल या फीमेल में, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है हमारा सेक्स और दूसरा है जेंडर। तो जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल है कि मेल है या फीमेल है, लेकिन जो जेंडर बनाया गया है ना वो सोसाइटी ने बनाया है। मेल और फीमेल के बीच में या जो जेंडर स्टीरियोटिपिकल सोच है जो, वो सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है। तो जेंडर बायसनेस जो होगी वो ये होगी, देखिए इक्वली तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रिस्पॉन्डिंग इक्वली टू मेल एंड फीमेल, क्योंकि बायस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हम भेदभाव की बात कर रहे हैं, तो इक्वली नहीं आएगा या डिफरेंटली आएगा। तो ऑप्शन नंबर A और D तो वैसे एलिमिनेट हो चुका है, एंड B एंड C में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो लेट्स सी विच वन विल बी एलिमिनेट। Responding differently to male and female students without having sound educational reason or on the basis of educational reasons. On the basis of educational reasons कैसे हो सकता है? तो जब हम भेदभाव कर रहे हैं मेल और फीमेल के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में हम कर रहे हैं, तो वो विदाउट हैविंग साउंड एजुकेशनल रीजंस होगा, बिकॉज हम यहाँ एक स्टीरियोटिपिकल सोच लेकर आ रहे हैं, हम यहाँ बायसनेस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिफ्टेड स्टूडेंट्स। आप सबको पता होगा गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं, जो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, जो थोड़े कुछ ज़्यादा स्पेशल उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स डिफर
फ्रॉम देयर नॉन गिफ्टेड क्लासमेट्स। नॉन गिफ्टेड क्लासमेट्स कौन से हो गए? जो नॉर्मल होते हैं क्लासमेट्स। आर स्लो एट एनकोडिंग information, integrate abstract ideas more quickly, exhibit low levels of motivation या possess low self efficacy। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बाकी नॉर्मल बच्चों से अलग होती है, कुछ स्पेशल होता है उनमें। तो स्लो तो बिल्कुल नहीं होते हैं वो, लो लेवल्स ऑफ मोटिवेशन भी नहीं होता है, लो सेल्फ एफिशिएंसी भी नहीं होता है। उनमें क्या होता है, एक ऐसे मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं जिनको मतलब नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं आती, उनको चैलेंजेबल चीज़ें चाहिए होती है। तो उनका करिकुलम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें वो चैलेंजेस से भरा हो। इंटीग्रेट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मोर क्विकली, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग के, इसके काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो इन्होंने पूछा है विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। व्हाट इज़ टू बी लर्न, कि बच्चे ने क्या सीखना है, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। हाउ ऑफ लर्निंग, कैसे सीखेगा बच्चा, ये भी पता होना चाहिए। व्हेन इज टू बी लर्न एंड वाई ऑफ लर्निंग, कि कब सीखना चाहिए उसको, कौन सी चीज़ कब सीखनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, कि वाई ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड माइनॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैंग्वेज सोर्स। तो माइनॉरिटी जो है माइनर वर्ड से बना है। माइनर जो है लैटिन वर्ड है इसका, तो लैटिन वर्ड से बना है जो वर्ड है। नेक्स्ट इज जनक कुमारी घिमिरे बोर्न विद सेरेब्रल पैल्सी इज नॉन फॉर हर कंट्रीब्यूशन। तो बेसिकली तो ये जीके का क्वेश्चन है, इन्होंने पेडागोजी में डाल दी है। सो कई बार ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेडागोजी की हों, एक दो क्वेश्चंस आपके इधर उधर हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन थे झमक कुमारी घिमिरे, इनका जो कंट्रीब्यूशन था ये था लिटरेचर में, क्योंकि एक राइटर थी तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो लिटरेचर के लिए रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ टीचर आस्क्स अ क्वेश्चन हु वुड लाइक टू सिट विद whom, कि कौन सा बच्चा किसके साथ बैठेगा पिकनिक में, ये कैसे मतलब टीचर ने एनालाइज करा है। आफ्टर दैट उसने बच्चों के रिस्पॉन्सेज लिए और ये एनालाइज करा कि स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस क्या है। तो इससे उनको पता चला कि क्लास का मोस्ट पॉपुलर बच्चा कौन है जिसके साथ सब बैठना चाहते हैं, और लीस्ट पॉपुलर बच्चा कौन है जिसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता है। तो ये करके टीचर क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है, सोशल डायनामिक्स, सोशियोग्राफी, ग्रुप डायनामिक्स और सोशियोमेट्री। तो इसको बोला जाता है सोशियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारे यहाँ पे बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है। सबसे पहले जो इस टर्म को यूज़ किया गया था, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सारे के सारे बच्चे, जैसा भी बच्चा, कोई डिसेबल्ड बच्चा है या कोई इंटेलिजेंट है, कोई नहीं है, कोई गिफ्टेड बच्चा है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उन सबको जो एजुकेशन है वो साथ में रेगुलर स्कूल्स में दी जानी चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन टर्म है फर्स्ट टाइम ये कहाँ यूज़ की गई थी। तो फर्स्ट टाइम ये यूज़ की गई थी सेलेमेका स्टेटमेंट में एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में। सेलेमेका एक जगह है स्पेन में, तो वहाँ इस टर्म का फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। द पर्पज़ ऑफ CCE, CCE का क्या पर्पज़ है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन टू इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, सोशल परफॉर्मेंस, फिजिकल। तो किसी एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की बात नहीं की गई है यहाँ पे, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो CCE में बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 18 इज इंक्लूसिव सेटअप रेफर्स टू। तो जो इंक्लूसिव सेटअप है इसमें क्या बताया गया है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जितने भी बच्चे हैं, जैसे भी बच्चे हैं, उन सबको रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाई की जानी चाहिए, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चे हैं चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं। जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है उनको किसी स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उनको एक स्पेशल एजुकेटर ज़रूर प्रोवाइड किया जा सकता है उनकी नीड के अकॉर्डिंग। बट स्पेशल स्कूल्स में नहीं डाला जाएगा, उनको कैटेगरी के बेस पे उनको सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा। उन सब बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में रखा जाएगा, सभी बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई होगी। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल स्कूल्स, नो। सम्स CWSN is in regular school based on their readiness. All children with special needs in regular school along with children without disabilities in regular school.
तो अभी हमने बात करी है कि ऑल द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन रेगुलर स्कूल अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ रेगुलर स्कूल्स में रखा जाएगा। इम्पेयरमेंट अकर्स एट, तो इम्पेयरमेंट बेसिकली क्या है कि किसी को आंख से दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई बोल नहीं पाता है, तो जो ऑर्गन लेवल पे जो इम्पेयरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। ऑर्गन लेवल पे जो दिक्कत होती है किसी बच्चे को, किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट पूछा गया है डिसकैलकुलिया क्या होता है। डिसकैलकुला इज अ कंडीशन क्लोजली एसोसिएटेड विद, डिसकैलकुलिया होता है, एक डिसलेक्सिया होता है और एक डिसग्राफिया होता है। बेसिकली जो ये 3 टर्म्स पूछी जाती हैं, डिसलेक्सिया में हम बात करते हैं जिसको रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, जो बच्चा रीड नहीं कर पाता ढंग से, कोई वर्ड को या किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ नहीं पाता ढंग से। डिसग्राफिया में बच्चे को लिखने की दिक्कत होती है, W को वो M लिख देता है, तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं डिसग्राफिया में। डिसकैलकुलिया में होती है प्रॉब्लम इन कैलकुलेशंस, जो बच्चा कैलकुलेशंस ढंग से नहीं कर पाता तो उसको डिसकैलकुलिया है, जो मैथ्स में अगर कोई बच्चा वीक है तो। पियाजे's डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद, तो पियाजे ने सोशल डेवलपमेंट की बात की है, नहीं ये सोशल डेवलपमेंट और कल्चर की बात तो वाइगोस्की ने किया है, एज आई हैव टोल्ड यू। इमोशनल डेवलपमेंट की बात एरिक्सन ने की है, मॉरल डेवलपमेंट की बात कोलबर्ग ने की है, तो पियाजे ने किसकी बात की है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की। पियाजे's थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट है, तो पियाजे ने किसकी बात करी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अभी हमने बात की है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होता है बेसिकली जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, दैट इज स्कीमा। तो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ वंस कोग्निटिव स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बट फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ वंस सोशल स्ट्रक्चर, इमोशनल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, नो दीज ऑल आर रॉन्ग, तो वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की हमने बात की गई है। नंबर ऑफ स्टेजेस इन कोहलबर्ग थ्योरी, कोहलबर्ग की बेसिकली 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस के आगे 2 लेवल्स हैं, तो बेसिकली ये 6, एक स्टेज में 2 लेवल है तो 6 लेवल्स हो जाएंगे। तो लेकिन पूछा क्या गया है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेजेस पूछा गया, तो नंबर ऑफ स्टेजेस आर 3। ZPD क्या होता है, ZPD मैंने अभी बताया था आपको वाइगोस्की की थ्योरी के लिए, जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पोस्टीरियर डेवलपमेंट और पैरेलल। तो ये ZPD जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसमें आप बच्चे की हेल्प कर देंगे कि वो उस लेवल तक जा सके जहाँ तक वो कुछ अच्छा अचीव कर सके, जहाँ उसको टेम्परेरी हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ उसको स्कैफोल्डिंग चाहिए वहाँ हम उसको स्कैफोल्डिंग देगा टीचर उसको, तो जिसकी वजह से वो अच्छे से वो काम पर्टिकुलरली जल्दी सीख जाएगा। ह्यूमन ग्रोथ रेफर्स द चेंज इन, तो जैसे कि हमको पता है 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है। तो अगर हम बात करते हैं बोथ की, बोथ नहीं है, नीदर भी नहीं है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है तो क्वांटिटेटिव होता है, ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज गिवन बाय, तो इस थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ये पता होना चाहिए आपको कौन सी थ्योरी किसने दी थी। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, बच्चे की प्रोग्रेस को जानने के लिए हम कौन सी असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फ्रॉम लर्निंग, टू लर्निंग, ऑफ लर्निंग। तो देखिए जो फॉर लर्निंग है वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ऑफ लर्निंग जो होती है हमारी वो होती है समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं बच्चे की प्रोग्रेस को हम कैसे मॉनिटर करेंगे, तो इसमें हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। कंक्लूजन ऑफ अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, कि कोई भी हमारा वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट अगर हम कर रहे हैं उसका जो कंक्लूजन होता है वो ऑब्जर्वेशन, प्रोबेबल, एक्सपीरियंस नहीं होता, वो सर्टेन होता है, कि एक पर्टिकुलर होता है कि कोई भी वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो सर्टेन होगा। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग इज कॉल्ड। तो बेसिकली जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है, फिजिकल भी आ जाता है, सोशल भी आ जाता है, मेंटल एस्पेक्ट भी आ जाता है, तो वो होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक के 3 लॉज हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। थॉर्नडाइक की थ्योरी में 3 लॉज दिए हैं, उसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी दी है, लॉ ऑफ रेडीनेस भी दी है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी दी है, बट लॉ ऑफ इमीडिएट रिकॉल की बात थॉर्नडाइक ने नहीं की है। तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी क्वेश्चन को लेके तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, विच वुड मोटिवेट मी टू गिव यू द मोर कंटेंट
एज सुन एज पॉसिबल। तो अगली वीडियो में हम CDP सेक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अगली वीडियो में हम मैथ्स और साइंस का जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।